हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमें पढ़ना है सीक्वेंस सीरीज के बारे में, जो कि 10th के सिलेबस में और 11th के सिलेबस दोनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड क्वेश्चन में हमेशा सीक्वेंस एंड सीरीज से कई न कई क्वेश्चन जो होते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आते हैं या 2 या 3 नंबर के हमेशा देते हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम सीक्वेंस एंड सीरीज को समझ पाएंगे और किस तरीके से इसके मैथ को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज के देखते हैं क्लास में। आज पढ़ना है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो जानते हैं कि सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, प्रोग्रेशन क्या है और सीक्वेंस प्रोग्रेशन है तो कितने तरीके की। तो जनरली तौर पे जाना जाता है कि प्रोग्रेशन 3 तरीके के हैं। एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हमारे सिलेबस यानी कि 10th और 11th के सिलेबस में 10th सिलेबस में केवल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, जबकि 11th के सिलेबस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी पढ़ना है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का भी उतना सिर्फ एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है, लेकिन उतना पढ़ने का है नहीं। तो चलिए आज हम विशेष तौर पे बात करेंगे एपी की, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए देखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सीक्वेंस है क्या। तो सीक्वेंस ए सक्सेशन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड अ सीक्वेंस, और ए सीक्वेंस मींस एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। यानी किसी भी नंबर का इस तरीके का अरेंजमेंट होना चाहिए जो कि क्या हो, रूल के अनुसार फॉलो करना। अगर रूल के अनुसार अगर सारे नंबर्स फॉलो करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, कोई ना कोई सीक्वेंस कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखा है 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 सो एंड सो। इसका मतलब क्या है कि ये 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, 12 है। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक जो अगला टर्म है वो पिछले टर्म से 2 ज़्यादा, यानी कि कहने का ये मतलब है कि हर एक बार एक अगला जो नंबर होगा वो पिछले नंबर से कुछ ना कुछ सेम ऑर्डर में, यानी कुछ कॉन्स्टेंट नंबर होंगे, उनके अनुसार वो बढ़ते हैं। जैसे 2 से हुआ 4, 4 से हुआ 6, 6 से हुआ 8, 8 से हुआ 10, 10 से हुआ 12। यहाँ आप देख रहे हैं पहले 2 से ये +2 हुआ, फिर +2, फिर +2, +2, +2। इस तरीके से जो नंबर बन रहे हैं ये क्या है, एक सीक्वेंस कहलाएगी। लेकिन अभी सीक्वेंस के बारे में बोल रहे हैं। फिर नीचे की तरफ देखते हैं 3, 9, 27, 81, 243। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कोई सेम नंबर से बढ़ा नहीं जा रहा, बल्कि क्या हो रहा है, ये सेम नंबर से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। जैसे अगर हम बोले सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो यहाँ क्या देखें 9/3 इज इक्वल टू 3, 27/9 इज इक्वल टू 3, 81 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू 3, 243 डिवाइडेड बाय 81 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये कोई ना कोई ये जो नंबर है, अगला जो नंबर है वो पिछले नंबर से कितना गुना है, 3 गुना होते जा रहा है। 3 × 3 9, 9 × 3 27, 3 81, 81 3 243। इस तरीके से सारे सीक्वेंस बनेंगे। फिर नीचे की तरफ देखते क्या है, 6 है, 12 है, 18 है, 24 है और ये फिर 30 है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, किस नंबर में सीरीज होना चाहिए, ये आपका सीक्वेंस जो है वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ऐसा क्यों, ऐसा आप तभी बोल पाते हैं। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे डिटेल्स में कि क्यों नंबर को हम एपी में कहेंगे, किस नंबर को हम जीपी में कहेंगे, किस नंबर को हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कहेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि सीक्वेंस जो होता है उसे 2 भाग में बांटा गया है। एक तो फाइनाइट सीक्वेंस होता है, एक इन्फिनिटिव सीक्वेंस होते हैं। चलिए देखते हैं। सीक्वेंस कंटेन इन्फिनिटिव नंबर ऑफ टर्म्स इज फाइनाइट सीक्वेंस जो कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, अब हम इसे लिखे अप टू, या यहाँ पे 14 देखिए, इसे ब्लॉक कर दिया जाए, मतलब क्या स्टॉप कर दिया जाए। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे टर्म में, पूरी जो सीक्वेंस है उसमें कितने टर्म है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने टर्म है, 7 टर्म्स है। ये जो 7 टर्म्स है ये फिक्स है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक इसी तरीके से ये भी नंबर है, ये तो दिया हुआ है, मतलब सो एंड सो यानी जा रहे। लेकिन अगर इनकी एक फिक्स वैल्यू हो जाए कि मान लीजिए 81 टर्म्स, 41 टर्म्स, 21 टर्म्स, 15 टर्म्स, अप टू 10 टर्म्स, तो जब भी टर्म्स हम ऐसा बोलेंगे जिसमें कि tn हमेशा क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, तो हम उसे बोलेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। और कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो इन्फिनिटिव तक होते हैं, उसके हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। तो कहा क्या जा रहा है, इन्फिनिटिव सीक्वेंस का मतलब क्या है, फाइनाइट सीक्वेंस। सीक्वेंस कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस, वेयर एज सीक्वेंस कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब देखते हैं ये सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है। सीक्वेंस जनरली तौर पे अरेंजमेंट है नंबर्स का, जो कोई ना कोई एक रूल के अनुसार होते हैं। लेकिन जब इसी सीक्वेंस को जब हम किसी खास नियम के अनुसार बद्ध कर देते हैं, यानी कि खास नियम के अनुसार हम उसे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर क्या कहलाएंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाएंगे। तो लिखते हैं ए सीक्वेंस whose terms follow certain patterns. A sequence whose terms follow certain patterns are more often called progression.
यानी कोई भी ऐसा सीक्वेंस जिसे क्या हो एक विशेष नियम के अनुसार क्या करें लिखा जा चुके, उसे हम क्या कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसमें एक और खास बात क्या होती है कि इस तरीके का सीक्वेंस, द सीक्वेंस इन विच एवरी टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट, द सीक्वेंस इन विच एवरी टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट obtained by adding fixed number either positive or negative to the preceding term is called arithmetic progression। अभी के एग्जांपल हमने दिया था यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी ये लिखा जा चुका है। यहाँ लिख सकते हैं कि कोई भी नंबर्स यानी द सीक्वेंस इन विच एवरी टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट, यानी फर्स्ट नंबर को छोड़ के, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 2, 4, 6, 8, 10, 12 सो एंड सो। तो क्या बोल रहा है कि द सीक्वेंस इन विच एवरी टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट, यानी फर्स्ट नंबर को छोड़ के क्या करना है, फर्स्ट नंबर को छोड़ के। मान लिया 2 है, क्यों फर्स्ट नंबर को छोड़ के बोला जा रहा है, क्योंकि इसके प्रीसीडिंग में कोई टर्म ही नहीं है, तो इसलिए इसकी बात ही करना नहीं है। तो क्या लिखेंगे, द सीक्वेंस इन विच एवरी टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फिक्स्ड नंबर। अगर ये फर्स्ट टर्म को छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो भी होगा वो हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पे लिखे 3, ये भी एक नंबर हो गया। अब अगला जो टर्म रहेगा आप उसको क्या करेंगे, कोई ना कोई एक फिक्स नंबर के तहत क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। जैसे मान लीजिए वो फिक्स नंबर आपके अनुसार, या हम लेते हैं यहाँ पे 3 लेते हैं, तो अगर हम फिक्स नंबर को 3 लेंगे प्लस को, तो क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट नंबर 3 है तो अगला नंबर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, फिर अगला नंबर क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, फिर अगला 12, फिर इसी तरीके से 15, 18, 21 एंड सो। इस तरीके से सीक्वेंस का निर्माण होता है। कहने का ये मतलब है कि किसी भी एपी को बनाने के लिए आपको फर्स्ट टर्म मालूम होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए। अब रही बात कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं, तो जिस नंबर को हम सेम नंबर जो है वो ऐड करते हैं या फिर उसको सबसेट करते हैं। ठीक है, जिस भी किसी खास नंबर को ऐड करते हैं या फिर सबसेट करते हैं वो नंबर में, वो क्या कहलाता है उसका, यानी दैट कांस्टेंट, यानी द कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, thus any sequence a1 a2 a3 an is called an arithmetic progression। ठीक है, अब मान लिया जाए कि कॉमन डिफरेंस पे, अब देखिए कोई भी एपी का जो सीक्वेंस बनेगा वो किस पे बनेगा, कॉमन डिफरेंस पे बनेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर फर्स्ट टर्म 5 भी आ जाए, 6 आ जाए, या कोई भी नंबर दे दो, अगर कॉमन डिफरेंस के अनुसार क्या होता है, अगर कॉमन डिफरेंस 2 है तो उसका एपी जो बनेगा 2 के रिस्पेक्ट में बनेगा, अगर 3 आएगा तो 3 के प्लस में बनेगा, 4 आएगा तो 4 के। तो कहने का ये मतलब है कि सीक्वेंस का मेनली पर्पस क्या है, वो कॉमन डिफरेंस है। कौन है, कॉमन डिफरेंस, यानी सीडी के अकॉर्डिंग ही हम सीक्वेंस बनाएंगे और सीडी के अकॉर्डिंग ही सीक्वेंस का निर्माण होगा। देखते हैं अब इसमें कुछ ऐसे टर्म, यानी कि ये यहाँ लिखा हुआ है द कांस्टेंट नंबर, the constant number d is called the common difference of the AP and the constant number d is called the common difference of the AP। अब इसमें एक और चीज आते हैं, ऐड कर देते हैं आप लोग के लिए कि एपी का जैसे मान लीजिए कि ये पहला टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, तीसरा टर्म हुआ, चौथा टर्म हुआ, पांचवा टर्म हुआ, छठा टर्म हुआ, सातवां टर्म हुआ। ठीक इसी तरीके से एपी का टर्म तो बढ़ता ही जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये कहाँ तक चले जाए, अप टू एन टर्म्स तक, कहाँ तक चले जाए, अप टू एन टर्म्स तक, तो ये एन टर्म्स तक जाने का मतलब क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टीएन फॉर्म बोलते हैं। इसे शायद जनरल टर्म ऑफ एपी भी कहा जाता है, यानी क्या, द nth टर्म ऑफ जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज कॉल्ड टीएन टर्म। टीएन टर्म मींस द nth टर्म ऑफ जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, मान लीजिए अब इसे निकालते कैसे, जैसे देख लीजिए, लेटेस्ट कंसीडर एन एपी विद फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस बीटी। मतलब कहने का ये है कि a प्लस डी, a प्लस 2d, अभी आपको देखिए यहाँ पर कि पहले क्या था, 2 था, फिर क्या हुआ, 4 हुआ, जो कि 2 प्लस 2 हुआ, फिर यहाँ देखिए 6 हुआ, 6 का मतलब क्या हुआ, 2 प्लस 4, या यूँ हम कहें कि ये 6 जो है ये पहले नंबर से क्या है, 2 ज्यादा है, कॉमन डिफरेंस ये हुआ ना। तो मान लीजिए कि फर्स्ट नंबर ए है, मान लेते हैं फर्स्ट नंबर क्या है, ए। अगला नंबर बाय द डेफिनेशन ऑफ एपी हम क्या जानते हैं कि जिस कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया जाए या सबसेट कर दिया जाए, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना, तो ए हुआ, उसमें ए प्लस डी। अब ये ए प्लस डी आया, ये दूसरा नंबर हुआ, दूसरा टर्म। अब तीसरा टर्म क्या होगा, अब ये देखिए पहला, यानी कि जो पहले वाला टर्म है, प्रीसीडिंग टर्म, उसमें कॉमन डिफरेंस हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो पहले वाला टर्म क्या था, ए प्लस डी, अब उसमें फिर हमने क्या किया, ऐड किया क्या, डी, तो ए प्लस डी, इसलिए क्या हो गया, ये ए प्लस 2d। आप देख रहे हैं इसी तरीके से 2d में फिर डी ऐड करेंगे, a प्लस 3d, सो एंड सो। अगर मान ली जाए एन टर्म तक जाएंगे तो क्या होगा,
जो पहले का एक टर्म होगा, मान लीजिए पहले का जो टर्म होगा उसमें से हम क्या करेंगे, एक और डी को बढ़ाएंगे। अब इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म जो है, ये फर्स्ट टर्म जो है a1 इज इक्वल टू a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिख रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, ये a हो रहा है। फिर दूसरे टर्म के लिए क्या दिए, जो पहले टर्म है यानी a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी यानी कि a प्लस डी। कहने का हमारा ये मतलब है कि जो भी अगला टर्म होंगे वो पिछले टर्म से क्या होंगे, एक डी भागेंगे। अब यहाँ थर्ड टर्म लिए तो क्या हुआ, a प्लस 2d लिख रहे हैं। सो एंड सो इसी तरीके से मान लीजिए एक ऐसा टर्म आएगा जिसे हम nth टर्म बोलते हैं, और इस nth टर्म का वैल्यू क्या होगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या ये मान लीजिए कि कोई भी एपी है उसका कोई भी नंबर टर्म्स निकाले, मान लीजिए 24th टर्म निकाले, तो 24th टर्म निकालने हो तो जिस भी टर्म की बात करेगा, ठीक है, a लिखेंगे सबसे पहले a प्लस जिस टर्म की बात करेगा उससे एक कम d होगा, उससे एक कम क्या होगा, d होगा। जैसे अगर हम 24वां टर्म की बात करें तो हम लिखेंगे a प्लस 23d, a प्लस 20। ओके, अभी तक हम देखे हैं क्या a या tn का जो टर्म होता है वो हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होते हैं, ठीक है। अब इसके से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बनाए जाते हैं। देखते हैं एक क्वेश्चन इसी तरीके का जो कि कुछ दिए हुए हैं जिसमें an का वैल्यू दे रखा है। an का वैल्यू दिया हुआ है, an इक्वल टू 5n प्लस 2, an इक्वल टू -1 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर ऑफ n प्लस 1। तीसरा क्वेश्चन है an इक्वल टू n होल n स्क्वायर प्लस 5/4। जबकि चौथा क्वेश्चन है क्या है, a इक्वल टू 1, an इक्वल टू a n माइनस 1 प्लस 3, जहाँ for n इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। ये इस तरीके के क्वेश्चन का मतलब क्या होगा कि आपको an का टर्म दिया हुआ, ठीक है, और an का टर्म दिया हुआ तो इससे हमें क्या निकालना, सीक्वेंस निकालना है। क्या करना, राइट फर्स्ट 5 टर्म्स, क्या लिखना है, राइट फर्स्ट 5 टर्म्स लिखना है। देखते हैं कैसे लिख पाते हैं। इसके आगे टाइप का क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि कुछ सीक्वेंस दे रखे होते हैं जैसे 2 4 6 8 10, या मान लीजिए कि 4 6 8 10 so and so। अब इसमें बताया जाएगा कि चलिए इसका पहले तो ये क्वेश्चन का एक टाइप आता है कि हमें चेक करना होता है कि क्या ये दिए गए सीक्वेंस से एपी में है या नहीं है। तो वो सब तो आप डेफिनेशन से निकाल सकते हैं कि किसी भी एक टर्म को हम लेंगे और जस्ट उसके पिछले वाले टर्म को, यानी 6 को लिया, 6 के जस्ट पहले क्या है 4 है, इन दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या है 6 माइनस 4 2, फिर यहाँ से ये माइनस करेंगे, ये भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 10 माइनस 8 ये भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो आप अब जब कभी भी कोई भी एक टर्म यानी इस प्रोग्रेशन का कोई भी एक टर्म ले और जस्ट उसके पहले वाले टर्म को माइनस करें और हमेशा सेम नंबर में आए, या करने का ये मतलब है कि कॉमन डिफरेंस सेम हो जाए, तो क्या कराएंगे, वो एपी में कराएंगे। तो एपी में कराएंगे। अब इस तरीके से मान लीजिए इसका टीएन टर्म कहता है निकालने के लिए, इसका क्या कहता है टीएन टर्म निकालने के लिए, तो टीएन इसका तो क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जैसा कि आप फॉर्मूले से जानते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है टीएन इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ का लिखेंगे a है कितना 4 प्लस n माइनस 1, डी कितना है 2 का है, डी लिख दिए 4 प्लस ये 12 2 मल्टीप्लाई विथ n 2n माइनस 2, या कह सकते हैं 2n प्लस 2, अर्थात ये tn जो हुआ वो क्या हुआ 2n प्लस 2 हुआ। अब इसका मतलब क्या समझेंगे कि ये जो tn निकला है ये इस सीक्वेंस का, यानी ये जो दिया गया है सीक्वेंस उसका ये क्या है tn टर्म है। अब हमें क्या दिया हुआ है, जस्ट इसका उल्टा दिया हुआ क्वेश्चन में, यहाँ tn का ही वैल्यू दे रखा है या n का वैल्यू दे रखा है और हमें सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। तो आप लोग तो आधा बात आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से निकालना है। देखते हैं तब पर भी। फर्स्ट क्वेश्चन है n इक्वल टू 5n प्लस 2, अर्थात इसका फर्स्ट टर्म जो निकलेगा n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1, 5 इंटू 1 प्लस 2 कितना हो गया 5 1 जा 5 प्लस 2 x वैल्यू 7। सेकेंड टर्म निकालेंगे a2 क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 इक्वल टू 12। इसी तरीके से a3 क्या होगा 5 इंटू 3 प्लस 2 15 प्लस 2 इक्वल 17। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीक्वेंस बन रहा है, एक ऑर्डर में बन रहा है। क्या बन रहा है, पहला टर्म 7 हुआ, फिर दूसरा टर्म 12 हुआ, फिर तीसरा टर्म 17 हुआ, यानी पहला टर्म 7, दूसरा टर्म 12, तीसरा टर्म 17। तो आप अगला टर्म भी लिख सकते हैं, अगले कोई भी 5 टर्म्स हो या 6 टर्म हो आप लिख पाएंगे। कैसे लिख पाएंगे, क्योंकि हमेशा इसमें कॉमन डिफरेंस कितना का है, कॉमन डिफरेंस हम देख रहे हैं कि 7 से 12 हुआ, जो कि d इक्वल टू 5 हो रहा है। यहाँ 17 हुआ, 17 प्लस 5 कितना होगा 22, 22 प्लस 5 कितना 27, 1 2 3 4 5, यही तो बोल रहा था ना फर्स्ट 5 टर्म्स, ये लिखा जा चुका है।
दूसरे क्वेश्चन में देखिए वही इसी तरीके से एन का वैल्यू दे रखा -1 टू द पावर ऑफ n - 1 प्लस इंटू 2 टू द पावर ऑफ n + 1। सबसे पहले जिस तरह से ये क्वेश्चन हमने सोल्व किया है ठीक उसी तरीके से n की वैल्यू हम 1 रखेंगे। an क्या हो जाएगा, अगर हम लेकर सोल्व करते हैं इसे तो देखते हैं ये सेकंड नंबर आप लोग बना पाइएगा नहीं बना पाइएगा। ये अगर सेकंड क्वेश्चन हो जाए तो हम थर्ड क्वेश्चन पे बात करेंगे। हालांकि सारा क्वेश्चन क्या है बिल्कुल इजी, अगर आपको ये मालूम चल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो आप बहुत बेहद इजी तरीकों से आप इसे बना पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। n = क्या है, n² + 5 / 4। अब देखिए करना क्या है, यहाँ n की वैल्यू क्या लेनी है, 1 लेनी है। a = 1, n का वैल्यू हो गया 1, यहाँ 1² + 5 / 4, 1 होल कितना हो जाएगा 6 प्लस, अब देखिए 6 कैसे हुआ, 1 का स्क्वायर 1 + 5, 1 + 5 कितना होगा 6, 6/4 आप लिख सकते हैं, 3 2 जा 6, 2 2 जा 1 हो 3/2। ठीक है, लिख रहे हैं। दूसरा टर्म निकालते हैं, 2n² यानी 2² + 5 / 4। ये टर्म क्या है, ये दूसरा टर्म है। तीसरा टर्म निकालना है तो इस तरीके से निकालेंगे, 3 = 3² + 5 / 4, 3 होल 9 + 5 14 / 4, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 3 होल 7 2। इसी तरीके से आप 5 टर्म निकाल सकते हैं, बेहद इजी है। अब जो ये क्वेश्चन लास्ट का है जिसमें दिया हुआ है a1 = 1, an दिया रखा है an - 1 + 3। अब आपको निकालना है, जहाँ एक शर्त दे रखा है, क्या दे रखा है शर्त कि जो n है वो क्या होना चाहिए, 2 की या तो इक्वल होना चाहिए या 2 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए बात करते हैं, अब इसे हम करें, देख लीजिए आपको फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है a1 = 1। सबसे पहले जो दे रखेगा उसे हम लिखेंगे an दे रखा है an - 1 + 3। याद रखना है ना कि an कितना लेना है, 2 लेना है, तो 2 लेते हैं तो कितना, पहला टर्म तो मिल चुका है ना ये, तो अब देखते हैं a2 क्या होगा, a2 - 1 + 3, जो कि क्या होगा a2 - 1 मतलब 1 + 3। a1 कितना है हमारे पास 1 है, 1 + 3 कितना हो गया 4, यानी a2 क्या हो गया 4 हो गया। अगर हम इसी तरीके से n 3 लेते हैं तो a3 होगा a3 - 1 + 3। ठीक है, तो होगा यहाँ पर a2 + 3, a2 कितना निकला है 4 निकल जा चुका है, तो a2 = 4 + 3, जो कि वैल्यू में क्या आएंगे 7 आएंगे। ठीक इसी तरीके से a4 लिखेंगे तो a4 - 1 + 3 यानी कितना होगा a3 + 3, a3 का वैल्यू कितना है 7 आ गया, तो 7 + 3 = a। ठीक इसी तरीके से a5 का जब हमें निकालना होगा a5 - 1 + 3 मतलब a4 + 3, a4 का वैल्यू 10 है +3 या = 30। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या निकल जा चुका है, पहला टर्म तो 1 हुआ, दूसरा टर्म क्या हुआ 4 हुआ, पहला टर्म हुआ, दूसरा टर्म 4, तीसरा टर्म जो निकला हुआ आपका कितना निकला 7 निकला हुआ है, फिर चौथा टर्म कितना निकला 10 निकला, फिर कितना निकला 30 निकला। इस तरीके से पांचों टर्म हमारे पास आ चुके हैं, हम इस तरीके से ही बनाएंगे। एक और ध्यान देने बात है कि अगर n का वैल्यू आपको दे रखा हो तो आप निकाल सकते हैं ना कि कैसे शिफ्ट क्या करना है, n की जगह 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है। अगर हमें कम से कम 3 स्टेप तक तो निकालना ही है। अगर 3 स्टेप मालूम हो जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि दिया गया जो सीक्वेंस है आखिर उसका कॉमन डिफरेंस कितना है या कॉमन रेशियो कितना है, या फिर मान लिया जाए कि उस किस तरीके के टर्म में बन रहे हैं या किस तरीके के प्रोग्रेशन का वो निर्माण कर रहे हैं, चाहे तो वो एपी हो सकते हैं, चाहे तो वो जीपी हो सकते हैं। इन सभी बातों का पता चलता है जब आप टर्म को वैल्यू निकाल पाएंगे तो। ठीक है, इस तरीके से आप लोग सभी क्वेश्चन को करते रहेंगे। ओके, आगे के क्लास में हम ये बताएंगे कि किस तरीके से एक निश्चित टर्म का किसी दूसरे टर्म के साथ कैसे रिलेशनशिप होगा और किस तरीके के रिलेशन से हम ए और डी का वैल्यू निकालेंगे और जो कोई भी अज्ञात राशि होंगी उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।